तंत्र का, जिसमें अपन ने अध्ययन किया था अंतःस्रावी ग्रंथियों का। और मैं आप लोगों को यह बता रहा था कि मानव में अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कुल 9 है। सही है। हाँ भाई, एक बार मुझे कमेंट कर दो कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। यस लिख दो भाई आप एक बार, है ना। यस लिख दो भाई प्लीज। ओके। तो विद्यार्थियों, अपन अध्ययन कर रहे थे अंतःस्रावी तंत्र का, जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के अपन बारे में अपन ने बात किया था। और अपन ने अध्ययन किया था पीयूष ग्रंथि के ऊपर, हाइपोथैलेमस का। अपन आगे स्टार्ट करते हैं जी। देखिए, पीनियल का है, ये ब्रेन के अंदर होती है भी, ये भी पीनियल का है। इसको बोलते हैं पीनियल बॉडी। जी देखिए आप, पीनियल बॉडी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि। देखो, आपके शरीर की सबसे छोटी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कौन सी है? पीनियल काय है जी। आगे ओके। अब ये भाई साहब, ये करती कहाँ है और ये कहाँ मिलती है, अपन सारी चीजों के बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए बा, आगे आगे मेरी बात सुनिए। इसके दो तीन नाम है भाई, थोड़े दिमाग में रख लेना। इसके अन्य नाम सुनो आप एक बार। इसको बोलते हैं सैंडी ऑफ ब्रेन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सैंडी ऑफ ब्रेन। इसको हिंदी में बोलते हैं मस्तिष्क की रेती। एक तो ये दिमाग में रख लेना। ओके सर, रख लेंगे। दूसरा इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल वॉच। बायोलॉजिकल वॉच मतलब जैविक घड़ी। अब क्यों बोलते हैं, सारी चीजों के अपन डिस्कशन करने वाले हैं। जैविक घड़ी भी इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं थर्ड आई। थर्ड आई भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? थर्ड आई। तीसरी आंख भी इसको बोलते हैं मानव शरीर की। जी ओके। अब ये हार्मोन कौन कौन से निकलते हैं, थोड़ा वो देख लेते हैं। इसके अंदर से जो हार्मोन निकलते हैं अपन उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। हार्मोन, इसके अंदर से जो हार्मोन निकलता है बेटा, वो निकलता है मिलिटोनिन। कौन सा टोनिन? मिलिटोनिन। अच्छा, ये मिलिटोनिन करता क्या है? स्लीप, स्लीप वॉक साइकिल। इसको रेगुलेट करता है भाई। ये आप जो सोते हो ना भाई, उसको रेगुलेट करके करता है। ये बहुत बढ़िया बात है इसकी, काम है इसका यही। तो उसका करता है ये रेगुलेट। जी सर। इसको क्या करता है? ये रेगुलेट करता है। रेगुलेट का मतलब इसका नियमन करता है। रेगुलेट करता है। और इसको रेगुलेट करता है ना बेटा जी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल वॉच कहते हैं, जैविक घड़ी कहते हैं। आप दिन में कौन सा काम कब करते हो अपने आप पता लग जाता है ना, अपने आप नहीं लगता, ये बता रहा है। जैविक घड़ी करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? जैविक घड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक घड़ी कहते हैं। सुनो, और ये साथ साथ में दो काम और करती है। कौन कौन से सर जी? आपका जो मूड है ना, आपका मूड कैसा है, ये इसका निर्धारण भी करती है। मूड का निर्धारण करती है। मूड का निर्धारण एक ही काम करती है। दूसरा क्या काम करती है? त्वचा के रंग का निर्धारण भी करती है भैया। त्वचा के रंग का निर्धारण भी करती है। जी सर। इतने सारे काम करती है आपकी कौन सी ग्रंथि? पीनियल का। और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। एक बार थोड़ा इसको जरूर देख लेना भाई, अपने मानस पटल पर सेव कर लो ये बातें। और मैं इसको एक बार आपके साथ सेट कर दो बिल्कुल पैनल पे, ताकि आप लोग इसका प्रॉपर पढ़ पाओ भाई। सुनो, अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीनियल का। आगे सुनो, इसके नाम क्या है? सैंडी ऑफ ब्रेन। इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल वॉच। और थर्ड आइज, हार्मोन कौन सा निकालती है? मेलेटोनिन। स्लीप वॉक साइकिल है, उसको कंट्रोल करती है, उसको रेगुलेट करती है, इसलिए इसका नाम है बायोलॉजिकल वॉच।
आपका मूड कैसा है, आपके त्वचा का रंग करता है, इन सारी चीजों का भी क्या करती है, निर्धारण करती है। ओके, अगली ग्रंथि पे चलते हैं। ये तो थी आपके ब्रेन में जो ग्रंथि थी ना उनकी बात कर रहे हैं। अब आपके अंदर गले के अंदर जो ग्रंथियां पाई जाती है उसकी बात करेंगे। सुनो, 3 नंबर नहीं 4 नंबर पढ़ रहे हैं अपन, टोटल 9 है, सारी पढ़ेंगे अपन। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, सुनो। पहला प्रश्न तो दिमाग में ये रखना, आपके अंतःस्त्रावी तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि है अंतःस्त्रावी तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि है। अच्छा, कहां पाई जाती है? गले में पाई जाती है भाई साहब, गर्दन में पाई जाती है, आपके गले में, थोरेसिक पार्ट में पाई जाती है। ये लो, थोरेसिक, थोरेसिक भाग, गले में। ओके, और सुनो, और इसकी बात सुनो। इसका जो आकार है ना वो कैसा है, इसका आकार, इसके आकार की बात और कर लेते हैं। इसका आकार होता है एच टाइप, अंग्रेजी का जो वर्ड होता है ना एच, ऐसा होता है इसका आकार, एच टाइप। और सर इसका आकार होता है बटरफ्लाई शेप जैसा, बटरफ्लाई, ऐसा इसका आकार होता है। और बात कर लेते हैं इसके भार की, भार सुनो, 25 से 30 ग्राम इसका भार है। इसका भार कितना भाई? 25 से 30 ग्राम है। एक बात और बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाले। महिलाओं में इसका आकार पुरुषों की तुलना में बड़ा होता है। महिलाओं में इसका आकार पुरुषों की तुलना में बड़ा होता है, पुरुषों की तुलना में बड़ा होता है। सर क्यों होता है बड़ा? महिलाओं में एडम्स एप्पल नहीं पाई जाती सर, और पुरुषों में एडम्स एप्पल पाए जाते हैं। इसी एडम्स एप्पल की वजह से महिलाओं की आवाज जो है वो पतली होती है, और जबकि पुरुषों की आवाज कैसी होती है भाई साहब? मोटी। सुनो, कमेंट देख लेता हूं भाई मैं। सर पीडीएफ डाल दो, डाल देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं सोनम यादव जी। अभी आपको मेरी आवाज जो है वो प्रॉपर आ रही है ना? एक बार यस लिख दो आप सारे। ओके, सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि है, थोरेसिक पार्ट गले में पाई जाती है, आकार इसका एस टाइप का है, बटरफ्लाई इसकी शेप है, भार जो है इसका वो 25 से 30 ग्राम है बेटा। और महिलाओं में इसका आकार जो है वो पुरुषों की तुलना में बड़ा पाया जाता है। रीजन, पुरुषों के गले के अंदर एडम्स एप्पल पाए जाते हैं, जबकि महिलाओं में एडम्स एप्पल नहीं पाए जाते। एडम्स एप्पल क्या होते हैं बताएंगे आपको, एक बार वेट करो जी। आगे सुनो। अब बात करते हैं कि साहब इसमें हार्मोन कौन कौन से पाए जाते हैं। मैंने बात तो वही है, हार्मोन बड़े लिखो तो आप, हार्मोन भाई साहब इसके अंदर 2 हार्मोन पाए जाते हैं। अब कौन कौन से पाए जाते हैं तो आप सुनो, 2 हार्मोन पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं, चर्चा करते हैं आराम से, बहुत डिटेल से चर्चा करते हैं भाई इसकी। तो पहला जो हार्मोन है, और एक हार्मोन है सेकंड, इस सेकंड को बोलते हैं टीसीटी। दिमाग में रह जाएगा सर? रह जाएगा, नाम बता दो सर। कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन। अब ये क्या काम करता है क्या काम नहीं करता वो अपन सारी चर्चा करने वाले हैं। और पहला जो हार्मोन है उसका नाम है बेटा यही है मैन, इसको बोलते हैं थायरोक्सिन, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन ना, थायरोक्सिन जी सर। और इसको क्या बोलते हैं? इसी थायरोक्सिन का एक नाम होता है बेटा T3T4। T3T4 के नाम से किसे जाना जाता है? इसी थायरोक्सिन को जाना जाता है जी सर। और इसी थायरोक्सिन को बोलते हैं आयोडीन युक्त हार्मोन, आयोडीन युक्त हार्मोन बोलते हैं भाई इसको। आयोडीन युक्त हार्मोन बोलते हैं। अब एक बात और बता दो सर,
ये थायरोक्सिन के अंदर दो चीजें पाई जाती है, एक तो पाया जाता है आयोडीन और एक पाया जाता है एमिनो एसिड जिसका नाम है टायरोसिन। थोड़ा बता देता हूं, थायरोक्सिन के अंदर होता क्या क्या है वो देखते हैं अपन। थायरोक्सिन ये जो हार्मोन है इसमें दो चीजें होती है बेटा, एक तो इसमें पाया जाता है आयोडीन, ये लिखा हमने I2, आप समझ जाओगे ना जी बिल्कुल सर। और दूसरा पाया जाता है इसमें एक एमिनो एसिड और उस एमिनो एसिड का नाम है टायरोसिन। कौन सा सिन? टायरोसिन। टायरोसिन ये एमिनो एसिड है भाई टायरोसिन। और बहुत बार परीक्षा में ऐसे पूछा गया कि इसके अंदर कौन सा एमिनो अम्ल पाया जाता है, तो ये है, मैं लिख देता हूँ यहाँ एमिनो एसिड, ये एमिनो एसिड पाया जाता है। थोड़ा दिमाग में रह जाएगा सर, बिल्कुल रह जाएगा। अब थोड़ी चर्चा ही कर लेते हैं इसकी पूरे की। देखो दो हार्मोन पाए जाते हैं, पहले का नाम है थायरोक्सिन जिसको T3 T4 के नाम से जानते हैं, दूसरे का नाम है TCT और इसको बोलते हैं आयोडीन युक्त हार्मोन, इसको T3 T4 के नाम से जाना जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो आयोडीन और टायरोसिन से मिलकर बना होता है और ये जो टायरोसिन है वो आपका क्या है? आपका बेटा एमिनो एसिड है। कौन सा एसिड है? एमिनो एसिड है। देखो सुनो, अब चर्चा अपन इसी की कर लेते हैं जी सर, करो सुनो तो। थायरोक्सिन हार्मोन के जैव संश्लेषण के लिए, जैव संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है बेटा? T3 T4 की आवश्यकता होती है। किन किन? देखो इसके संश्लेषण के लिए T3 T4 चाहिए, सुनते जाना आप सब। T3 T4 का क्या नाम है सुनो, इसको बोलते हैं ट्राई आयोडो, ट्राई आयोडो, और इसका बोलते हैं टेट्रा आयोडो। दिमाग में रह जाएगा नाम सर? बिल्कुल रह जाएगा। फिर सवाल आता है कि साहब इसका निर्माण, इन T3 T4 का निर्माण किससे होता है? तो इसके निर्माण के लिए क्या चाहिए आपको? आयोडीन चाहिए। इनका संश्लेषण किससे होता है? आयोडीन से। लिख लेना भाई, इनका संश्लेषण, इनका संश्लेषण किससे होता है? आपके आयोडीन से होता है, आयोडीन से। अब सवाल परीक्षा में ये आता है कि भाई मानव शरीर को प्रतिदिन कितना आयोडीन चाहिए? तो सुनो, नोट करके लिखवा रहा हूं आपको। मानव बॉडी को 50 माइक्रोग्राम पर डे आयोडीन की आवश्यकता होती है, I2 की आवश्यकता होती है जी। ओके बिल्कुल, देख लो एक बार नीचे करके, फिर अपन आगे चलते हैं भाई। एक बार पूरे पैनल को आप आराम से देख लो, ये है जी पूरा पैनल, आराम से इसको स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। ओके सा, बिल्कुल। आगे चलें सर? बिल्कुल चलो देखते हैं आगे। अब क्या करेंगे अपन? अब इस अपन थायरोक्सिन हार्मोन की क्या देखेंगे? कार्य देखेंगे। देखो अब कार्य क्या क्या है वो सारे देखने वाले। सबसे पहले जो कार्य है वो सुनो, माफी चाहता हूँ बीच में भाई, मक्खी है ना वो मुझे परेशान कर रही है थोड़ा सा, है ना, कोई बात नहीं। सुनो वापिस आते हैं। हाँ, थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य, तो पहला कार्य है ये बीएमआर, बीएमआर इसको बोलते हैं आधारीय उपापचय अभिक्रियाएं, आधारीय उपापचय रिएक्शन को क्या करता है? रेगुलेट करता है। आधारीय उपापचय अभिक्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रण करता है, इनका रेगुलेट करता है।
का नियंत्रण। कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि सर आधारी उपापचय अभिक्रिया क्या है भाई, तो वैसे सुन लो, लिखूंगा नहीं। विश्राम अवस्था में शरीर की सभी कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया क्या है, बीएमआर है। सुनो, आपको देखना पड़ेगा भाई, बीएमआर है क्या, रिलैक्स मूड में या विश्राम अवस्था में शरीर के सभी सेल्स द्वारा ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बीएमआर कहते हैं। कोई नहीं जी, इसको तो हटा दो आप, अगले पे चलो। लो सेकंड, और ये बीएमआर किस पे डिपेंड है, ये बीएमआर है आपके भार पर डिपेंड। अब कैसे डिपेंड है वो सुनो आप, ये आपका भार भाई, जितनी ज्यादा बीएमआर होगी भार उतना ही क्या होगा, कम। और जितना ज्यादा भार होगा बीएमआर उतनी क्या होगी, कम। एक बात और सुन लो आप यहीं से, इसी में। और भार जितना ज्यादा होगा आपकी श्वसन रेट उतनी ही क्या होगी, कम। तो ये श्वसन दर को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। श्वसन दर को क्या करता है, नियंत्रित, रेगुलेट करता है, रेगुलेट करता है। इसके अलावा क्या करता है, एक बात और सुनिए आप वो क्या, वो बात ये भाई, ये आपकी हार्ट रेट को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब कैसे कंट्रोल करता है देखते हैं अपन। हार्ट रेट को नियंत्रित करता है, को रेगुलेट करता है। इन सारी चीजों को मैं एक साथ समझा देता हूं आपको, सुनो कैसे क्या करता है। देखिए एक बार प्यारे बच्चों ध्यान से बात सुनिए। देखो यहां आप इसको समझे ना, बीएमआर कम, बीआर कब कम होगी, जब भार ज्यादा होगा। और भार जिसका ज्यादा होगा भाई साहब, उसको श्वसन दर्द उसकी तो क्या हो जाएगी, उसको तो सांस आएगा ही नहीं, उसकी श्वसन दर क्या हो जाएगी, श्वसन दर कम हो जाएगी। और जिसकी श्वसन दर कम होगी तो भाई साहब सीधी सी बात है, उसकी हार्ट रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगी। इस थोड़ा दिमाग को लॉजिक बनाना भाई, जिसकी बीएमआर कम है भाई, जिसका भार ज्यादा ना, उसको चलने फिरने में दिक्कत है, उसको सांस आएगा ही नहीं, तो श्वसन दर उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और सांस लेने में दिक्कत है तो फिर सांस आपको जोर लगाना पड़ेगा, तो हार्ट रेट क्या हो जाएगी, यहाँ से बढ़ जाएगी। जी अगली सुनिए, ये तो हो गया सर, हाँ जी हो ही गया ये तो। सुनिए अगली मैं एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूँ, ये कायांतरण में भी हेल्प करती है भाई। अब सर कायांतरण का क्या मतलब है, सुनिए भाई, कायांतरण का क्या मतलब है, कायांतरण का अर्थ क्या है, सुनिए कायांतरण का। मेंढक का जो बच्चा होता है ना, उसको टेडपोल बोलते हैं, या उसको बोलते हैं लार्वा, लार्वा। इसको टेडपोल भी बोलते हैं भाई साहब, टेडपोल। ये जो टेडपोल है, ये वयस्क मेंढक में तब तक नहीं बदलेगा जब तक, वयस्क मेंढक में तब तक नहीं बदलेगा जब तक कौन से हार्मोन काम नहीं करे, थायरोक्सिन हार्मोन काम नहीं करे। या कौन सा हार्मोन चाहिए इसको, थायरोक्सिन हार्मोन चाहिए ही चाहिए भाई इसको, नहीं तो ये काम ही नहीं करे। तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो लार्वा को या टेडपोल को या मेंढक के बच्चे को वयस्क मेंढक में क्या कर देता है, बदल देता है। तो आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी, सर बिल्कुल समझ में आ गई। तो कायांतरण में मदद करता है। चलो आप तो ये समझ गए, उसको लिखने की कहां जरूरत पड़ गई। एक बात और सुन लो, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, अब इससे संबंधित कुछ रोग है वो देख लेते हैं भाई। रोग सुनो, रोग मानो में यदि आयोडीन की क्या हो जाए, I2, मतलब आयोडीन की, आयोडीन की हो जाए कमी, आयोडीन की क्या हो जाए, कमी। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो रोग हो जाएगा भाई साहब घेंगा। कौन सा रोग हो जाएगा आपका,
घेंगा, और इसी घेंगा को रोग को बोलते हैं गलकंड रोग। कौन सा रोग बोलते हैं? गलकंड रोग। तो परीक्षा में प्रश्न आ जाएगी गलकंड रोग का संबंध किससे है, तो देखना आयोडीन की कमी से है जी। ओके। और अगर मान लो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए, अधिकता हो जाए, क्या होगा? बचपन में कमी हो जाए, बचपन में अधिकता हो जाए, और मान लो बचपन में कमी हो जाए, ठीक है, बच्चों में कमी हो जाए, वयस्क में इसकी कमी हो जाए और इसकी अधिकता हो जाए, तो कौन से रोग होंगे अपन देखते हैं, समझते हैं भाई इसको। थायरोक्सिन हार्मोन से संबंधित रोग, हार्मोन से संबंधित, थोड़ा फ्लो चार्ट से समझेंगे भाई, पूरी थ्योरी नहीं लिखेंगे, ये तो अपन कर ही नहीं पाएंगे, है ना। देखो थायरोक्सिन हार्मोन से संबंधित जितने भी रोग हैं उसको अपन समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब यहां देखते हैं पहले, और सबसे पहले क्या हो जाए, कमी हो जाए। यदि थायरोक्सिन हार्मोन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, और कमी भी किस किस में हो जाए वो देखते हैं। पहले तो बच्चों में देख लेते हैं, और फिर वयस्क में कमी हो जाए तो क्या होगा। देखिए भाई बेटा, आप ध्यान से देख लेना इस चीज को, है ना। तो सुनो, इसकी कमी हो जाए किसमें, बच्चों में। बच्चों में क्या हो जाएगी, इस हार्मोन की एरो नीचे कर रहा हूं, इसका मतलब कमी। तो बेटा एक रोग हो जाएगा, उस रोग को बोलते हैं क्रेटिनिज्म। तो बच्चों में एक रोग हो जाएगा क्रेटिनिज्म। इस क्रेटिनिज्म को बोलते हैं जड़ मानवता, मतलब मंदबुद्धि बच्चे होंगे। बच्चे कैसे हो जाएंगे, मंद बुद्धि के बच्चे होंगे। इस रोग के लक्षण क्या है भाई साहब, बच्चों की बुद्धि कैसी हो जाएगी, मंद बुद्धि के बच्चे होंगे। मंद बुद्धि के बच्चे, मंद बुद्धि के बच्चे, दिमाग में रख लेना भाई, बच्चों की बुद्धि कैसी हो जाएगी, मंद हो जाएगी। ओके सर, ये तो कमी हुई। और मान लो सर इसकी अधिकता हो जाए तो वो भी देख लेते हैं यार, क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक बार, इस हार्मोन की हो जाए मान लो अधिकता, सॉरी कमी हो जाए, किस में हो जाए, वयस्क में। वयस्क में, अधिकता को तो थोड़ी देर में देखेंगे अपन। वयस्क में, वयस्क में भी क्या हो जाए, इसकी कमी हो जाएगी। और वयस्क में कमी हो जाएगी तो क्या होगा, सुनो, आजकल थायराइड से संबंधित बहुत बीमारियां बढ़ रही है, तो सुनो, इसकी रेट क्या हो जाएगी, बीएमआर रेट हो जाएगी कम। और बीएमआर रेट कम हो जाएगी तो भार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। व्यक्ति का भार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा भाई। अब व्यक्ति का भार बढ़ जाएगा तो उसको सांस लेने में भी कठिनाई होगी। हाँ जी बिल्कुल होगी। इस रोग का नाम बता दो सर आप, तो इन बातों को छोड़ो। इसको बोलते हैं मिक्सीडीमा रोग। कौन सा रोग बोलते हैं भाई साहब, मिक्सीडीमा रोग। मिक्सडीमा या मिक्सीडीमा। प्रश्न है, मिक्सडीमा का संबंध किससे, वयस्कों से है। क्या हो जाएगा वयस्कों में, भार बढ़ जाएगा, बीएमआर घट जाएगी। ओके, अब आप एक बार इस पैनल को ढंग से देखोगे ना तो भाई साहब आपके दिमाग में एक बार सेट हो जाएगा पूरी तरीके से। देखो एक बार, मैंने यही तो पढ़ाया है, देखो एक बार ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा आपके। थोड़ा सा मैं उस साइड में और करके बता दूं आपको, अधिकता से कौन से रोग होते हैं वो और देख लेते हैं अपन। जी, अब इस पैनल को अपन, वो तो कमी थी, अब यहां देखते हैं अधिकता से संबंधित रोग। अगर अधिकता हो जाए तो सुनो, अधिकता मतलब बढ़ जाए, थायरोक्सिन हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ जाए। बैलेंस होना चाहिए भी। कमी, मैंने कहा था ना कि हार्मोन की या तो कमी होगी या अधिकता होगी, तो समझ लेना पक्का शरीर में रोग होना है, 100% होना है। अब अधिकता हो जाए तो क्या होगा भाई साहब, जब कमी हुई थी क्या हुआ था, बीएमआर घटी थी। अब यहां क्या हो जाएगा भाई साहब, अचानक से क्या हो जाएगी, बीएमआर बढ़ जाएगी। बीएमआर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो भाई साहब बीएमआर बढ़ी, बीएमआर बढ़ी तो बीएमआर का भार भार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब की बार भार कम हो गया, इंसान बहुत ही दुबला पतला हो जाएगा। और सर अब मान लो ऐसा हो गया तो रोग कौन सा होगा, इससे संबंधित जो रोग है बेटा, उस रोग का नाम है आपका कौन सा रोग, ग्रेव रोग। प्रश्न आता है परीक्षा में, ग्रेव रोग। ग्रेव रोग का संबंध कौन से हार्मोन से, थायरोक्सिन। अच्छा, इस रोग की लक्षण क्या है, सुनो लक्षण। ये मान लो कोई इंसान है, मैं ऐसे डायग्राम से समझाना चाह रहा हूं। इसकी जो पुतलियां है ना, वो जब वो बोलेगा ना, बात करेगा ना, तो उसकी पुतलियां बाहर की ओर निकलनी की हो जाएंगी तैयार। जैसे ऐसे लगेगा कि भाई पुतलियां इसकी बाहर निकली है।
पुतलियां बाहर निकलने लग जाएंगी। आंखों की पुतलियां फूल जाएंगी, फूल जाएंगी, फूल जाएंगे। देख लो भाई, आ गया ना समझ में? हाँ सर पक्का ही समझ में आ गया। अब एक बार इस पूरे पैनल को अपन अच्छे से सेट कर देते हैं रोग वाले को खाली, कि भाई साहब इसकी कमी से रोग कौन से होते हैं सर बता दो आप तो। ये ले भाई, कौन मना कर रहा है, ये लो पूरा पैनल लो। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है सर? घेंगा रोग होता है। और थायरोक्सिन से संबंधित रोग कौन से, कमी से कौन सा रोग? बच्चों में हो जाएगा क्रेटिनिज्म, विस्क में हो जाएगा मिक्सिडिमा। क्रेटिनिज्म क्या जड़वान होता, बुद्धि कैसी हो जाएगी, मंद हो जाएगी। और सर वेस्क में क्या हो सकता है? वेस्क में भाई साहब ग्रे रोग हो जाएगा, आंखों की पुतलियां जो है ना वो बाहर निकले, और आंखों की जो पुतलियां ना ऐसा लगेगा कि बाहर की ओर आ रही हैं। एक बात और सुन लो, और मान लो थायराइड में गांठ हो जाए तो उस रोग को बोलते हैं प्लूमर रोग। तो ये भी परीक्षा में आ जाता है कभी कभी। थायराइड में ट्यूमर, अगर मान लो थायराइड में किसी के ट्यूमर हुआ है तो उस रोग का नाम है बेटा प्लूमर रोग। कौन सा रोग है उसका? प्लूमर रोग। इसको मैं इंपोर्टेंट बता रहा हूं मेरी तरफ से, है ना? तो लो, इंपोर्टेंट को तो हम डिब्बे में बंद कर देते हैं। लो सर, ये हमने इसको कहां बंद कर दिया? बॉक्स में। अब ये तो पहला हार्मोन था थायरोक्सिन हार्मोन। अब सेकंड हार्मोन की तरफ चलते हैं, कैल्सिटोनिन की तरफ। बिल्कुल चलते हैं सर। देखिए आप इस कैल्सिटोनिन में क्या होता है, क्या नहीं होता, सुनो। अच्छा उससे पहले एक बात और बता देता हूं, एक इसका छोटा सा रोग और बच गया भाई, मेरे ध्यान में आ गया तो मैं बता देता हूं। इससे संबंधित एक रोग है हाशीमोटो रोग। हाशीमोटो रोग, हाशीमोटो रोग होता क्या है? किसी के थायराइड की दिक्कत आ गई तो उसको क्या दी जाएंगी? टेबलेट दी जाएंगी, और उन टेबलेट के खिलाफ ये क्या बना देगा? एंटीबॉडी बना देगा, एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी बना के क्या कर देगा? थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देगा। थायराइड को क्या कर देगा? ये थायराइड को नष्ट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा इसको। और जब थायराइड नष्ट हो जाएगी ना, खुद के खिलाफ खुद को ही मार दिया, इस रोग को बोलते हैं हाशीमोटो रोग। वो तो क्या है बेटा, वर्तमान में अगर थायराइड किसी के हो गया तो थायराइड के उपचार में दी जाने वाली औषधियों के खिलाफ शरीर जो है ना वो एंटीबॉडी बना लेता है, और वो एंटीबॉडी स्वयं थायराइड को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। और उस रोग का नाम है हाशीमोटो रोग। परीक्षा में आ जाए कि हाशीमोटो रोग का संबंध किससे है? थायराइड ग्रंथि से। किससे है? थायराइड ग्रंथि से। पक्का समझ में आ गया? हाँ सर। अगला देखो, आगे की तरफ चलते हैं। एक हार्मोन अपने और पढ़ रहे थे इसमें, कैल्सिटोनिन ना, टीसीटी मैंने उसका नाम लिखा था, देखिए आप, टीसीटी जिसको बोलते हैं कैल्सिटोनिन। अब ये हार्मोन क्या करता है वो सुनो आप। हालांकि ये तो छोटा सा काम है, इसका कोई बड़ा काम है नहीं वैसे, तो काम तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता भाई साहब, काम तो सारे ही बड़े होते हैं ना। हाँ सर बिल्कुल होते हैं। सुनो, ये क्या करता है? ब्लड के अंदर, ब्लड में सी ब्लड में कैल्शियम के स्तर को क्या कर देता है? लेवल को क्या कर देता है? कम करता है। कैसे करता है? सुनो, एक्स्ट्रा कैल्शियम को कहां से निकालता है? ये ब्लड से निकलता है। ब्लड में कम करता है ना स्तर? जी बिल्कुल। और एक्स्ट्रा कैल्शियम को कहां डाल देता है? आपकी बोन्स में। कहां डाल देता है? बोन्स में। ये एक्स्ट्रा कैल्शियम को कहां ट्रांसफर कर देता है बेटा? एक्स्ट्रा कैल्शियम को ट्रांसफर कर देता है बेटा बोन्स में। किस में ट्रांसफर कर देता है? ये बोन्स में ट्रांसफर कर देता है, बोन्स में। और कैल्शियम के स्तर को क्या कर देता है? ये कम कर देता है। अच्छा, कैल्शियम का स्तर बढ़ाता है, उसका नाम है पीटीएच हार्मोन, और वो करता है विटामिन डी की तरह कार्य। अब सुन लो, नोट योग्य बात है। पीटीएच ओब्लिक विटामिन डी, पीटीएच हार्मोन जो है ना विटामिन डी की तरह कार्य करता है, के विपरीत कार्य करता है। ये विपरीत कार्य करता है। देख लेना भाई, परीक्षा में आया हुआ कौन सा हार्मोन पीटीएच के विपरीत कार्य करता है। तो आपका कौन सा करता है? आपका ये कैल्सिटोनिन करता है। आ गया समझ में सर? एक है बढ़िया बात, कैल्शियम के स्तर को करता कम कौन है? कैल्सिटोनिन। बढ़ाता कौन है? पीटीएच। पीटीएच हार्मोन किसकी तरह काम करता है? विटामिन डी की तरह। और ये उसके
विपरीत। एक्स्ट्रा कैल्शियम को कहां ट्रांसफर कर देता है, ब्लड से निकालता है और बोन्स में डाल देता है। अगले हार्मोन की तरफ चलते हैं जी। ओके, अगली जो ग्रंथि है वो गले में ही बात कर रहे हैं अपन अभी तक, और अगली ग्रंथि का नाम है अपना पैराथायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, पैराथायराइड। अच्छा, कहां पाई जाती है भाई, गले में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, गले में पाई जाती है। सुनो अब इसके काम क्या क्या है। पहला तो इसका हार्मोन ही बता देते हैं आपको, है ना। ये हार्मोन कौन सा निकालती है, ये जो हार्मोन निकालती है उस हार्मोन का नाम है पीटीएच हार्मोन। पीटीएच हार्मोन, पेराथ हार्मोन बोलते हैं इसको। कौन सा हार्मोन बोलते हैं, पेराथ हार्मोन। चलो लिख देता हूं, आपको नहीं समझ में आएगा, ये लो। ये हमने हार्मोन लिख दिया सर, ये लो। अब ये हार्मोन क्या करता है वो सुनो आप। ये करता है बेटा, ये कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। कार्य क्या है इसका, फंक्शन क्या है वो सुनो आप। इसका जो फंक्शन है, इसका जो वर्क है, कार्य है, वो क्या है, इंपॉर्टेंट कार्य यही है बस भाई, थोड़ा इसको ही दिमाग में रखना है। इसका जो कार्य है बेटा वो ये है। अब ये करता क्या है वो सुनो आप। ये कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। कहां से बढ़ाता है, आंतों से अवशोषण को बढ़ाता है, को बढ़ाता है। वो कम कर रहा था, क्या करता है, बढ़ाता है। और कहां से बढ़ाता है, आंतों से। आंतों से कैल्शियम के अवशोषण को कौन बढ़ाता है भाई साहब, यही बढ़ाता है। आ गया सर समझ में, बिल्कुल समझ में आ गया। और सुनो, ये जो हार्मोन है ना वो किसकी तरह काम करता है भाई साहब, विटामिन डी की तरह काम करता है। इसलिए इसको बोलते हैं पीटीएच हार्मोन को क्या कहते हैं, विटामिन डी वाला हार्मोन भी कहते हैं। तो सुनो एक बात और, हैशटैग डाल के लिख रहा हूं मैं, यह है विटामिन डी की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, विटामिन डी की तरह कार्य करता है। विटामिन डी की तरह कार्य करता है जी। ओके, और सुनो, अच्छा कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता कैसे है, सुनो तो आप एक बार, इंपॉर्टेंट बात है वो सुनो। ये बोन्स के अंदर जो, हड्डियों के अंदर जो कैल्शियम होता है उसको वहां से तो निकलता है, और किस में डाल देता है, ये उस कैल्शियम को किस में ट्रांसफर कर देता है, ब्लड में। और पीछे वाला किस में से किस में कर रहा था भाई साहब, ब्लड को, ब्लड से बोन्स में डाल रहा था, ये बोन्स से किस में डाल रहा है, ये ब्लड में क्या कर देता है, ब्लड में डाल देता है, ऐसे करता है। और एक इससे संबंधित एक रोग है भाई, वो थोड़ा दिमाग में रख लेना। इससे संबंधित एक रोग है, बहुत महत्वपूर्ण रोग है। अगर विटामिन डी मतलब पीटीएच हार्मोन की अधिकता हो जाए, पीटीएच हार्मोन मतलब पेराथ हार्मोन की क्या हो जाए, अधिकता हो जाए, तो इंसान की जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, वो कैसी हो जाती हैं, भंगुर हो जाती हैं। बोन्स कैसी हो जाती हैं, भंगुर। कैसी हो जाती हैं बेटा, भंगुर। मतलब अपने टूटने लग जाती है, अपने आप टूटने लग जाती हैं। अच्छा टूटने लग जाती हैं वो तो कोई बात नहीं है सर, टूटने लग गई, इस रोग को क्या बोलते हैं, ओस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस। अच्छा ये महिलाओं में भी होता है रोग, मेनोपॉज कंडीशन के बाद। एक तो इसके कारण होता है, और दूसरा मैं यहां नोट करके लिख देता हूं, महिलाओं में भी ये रोग होता है। महिलाओं में मेनोपॉज अवस्था के बाद, मेनोपॉज अवस्था के बाद ये रोग हो जाता है के बाद। यह रोग का मतलब, इस रोग की बात कर रहा हूं भाई मैं। कौन सा रोग हो जाता है, यह रोग हो जाता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस है क्या, हड्डियां जो है उनमें छिद्र हो जाएंगे भाई, और हड्डियां जो क्या होने लग जाएंगी, टूटने लग जाएंगे। और इसको क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं बेटा अपन ऑस्टियोपोरोसिस। सुन लो भाई एक बार तो आप, है ना। अपन बेटा बात कर रहे थे थायराइड ग्रंथि की, किसकी बात कर रहे थे, थायराइड ग्रंथि की जी सर। और थायराइड ग्रंथि के अंदर से जो हार्मोन निकलता है उसको क्या बोलते हैं, पीटीएच हार्मोन। एक बात और सुन लो भाई, इनकी जो संख्या होती है ना थायराइड की, वो कितनी होती है, या तो 4 होती है या कितनी होती है, 6। ओके सर, आगे
इसका काम क्या है? कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाना। कहां से? आंतों से। और किसकी तरह काम करता है? विटामिन डी की तरह काम करता है। तो प्रश्न आता है परीक्षा में, कौन सा हार्मोन विटामिन डी की तरह काम करता है? पीटीएच हार्मोन करता है। क्या करता है? कैसे करता है? बोन से कैल्शियम को अवशोषित करके कहां डाल देता है? ब्लड में डाल देता है। ऐसे अवशोषण बढ़ता है। इससे संबंधित एक रोग है, उस रोग का नाम क्या है? वो सुनो। पीटीएच हार्मोन की अधिकता हो जाए तो हड्डियां कैसी हो जाती है? भंगुर। और उस रोग को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। और यही पोरोसिस जो रोग है वो किसमें होता है? महिलाओं में। कौन सी अवस्था के बाद? जब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है 40 से 45 साल की उम्र के बाद, तब महिलाओं के अंदर भी रोग हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। तो महिलाओं में मोनोपोज की अवस्था के बाद ये रोग हो जाता है। तो दिमाग में रखना भाई। एक बार जो है वो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। मैं इसके पैनल को पूरी अच्छे से सेट कर दूं भाई। आ गया ना समझ में आपके? बिल्कुल आ गया सर। आगे की तरफ चलते हैं। सुनो आप बेटा जी, अगली जो ग्रंथि है वो अपन पढ़ने जा रहे हैं थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि पढ़ने जा रहे हैं? 5 शायद 6वीं पढ़ रहे होंगे। हाँ सर 6वीं पढ़ रहे हैं, तो लिखाओ आप। 6 नंबर जो ग्रंथि है बेटा वो है आपकी थाइमस। सही लिख दो मैं इसको, है ना? थाइमस ग्रंथि। और इस ग्रंथि का तो एक नाम है, इसको रोग प्रतिरोधक क्षमता विकास करने वाली ग्रंथि बोलते हैं। ये क्या काम करती है? इंपॉर्टेंट बात यही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती है। क्षमता का विकास करती है। एक तो ये बात दिमाग में, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती है। जी सर। कौन सा हार्मोन पाया जाता है? थाइमोसिन हार्मोन पाया जाता है। इसके अंदर जो हार्मोन पाया जाता है बेटा, उस हार्मोन का नाम है थाइमोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन पाया जाता है? थाइमोसिन हार्मोन। ओके बिल्कुल। प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का कार्य करती है। कहां पाई जाती है? वक्ष में पाई जाती है भाई। पाई कहां जाती है? वक्ष, मतलब चेस्ट में पाई जाती है। वक्ष में पाई जाती है। एक बात तो ये दिमाग में रख लेना। और ये कब ज्यादा सक्रिय होती है? बाल्यावस्था में सक्रिय होती है। बचपन में सबसे ज्यादा यह बाल्यावस्था में अधिक सक्रिय होती है। अधिक सक्रिय होती है। उम्र के साथ ये क्या हो जाती है? डीएक्टिवेट हो जाती है। इसका संबंध किससे है भाई? रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसका संबंध है प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। दिखना, इसका कार्य लिख लो आप एक तो, है ना? वही आता है पेपर में। इसका कार्य क्या है? प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती है। प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है, मजबूत करती है। और हमने ग्रंथि पढ़ ली भाई साहब 6। देख लो इसको एक बार आप। कौन सी ग्रंथि की बात कर रहा हूं बेटा? मैं बात कर रहा हूं थाइमस ग्रंथि की। कहां पाई जाती है? आपके वक्ष में पाई जाती है। मेन काम क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। सबसे ज्यादा एक्टिव कब होती है? ये बाल्यावस्था में। और कहां पाई जाती है? वक्ष में। मेन काम है प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना। और मैंने 6 आपको अंतःस्रावी ग्रंथि आपको पढ़ा दी हैं मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। और इसी के साथ आगे की जो 3 ग्रंथियां बच गई, कौन कौन सी? अग्नाशय और एड्रिनल बहुत महत्वपूर्ण है। और जनन ग्रंथियां, उनकी बात करेंगे अपन कल। इसी के साथ सभी विद्यार्थियों से मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।